जूल थॉमसन इफ़ेक्ट के कुछ स्पेशल केसेस को आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम आदर्श गैस की बात करेंगे और इसके बाद हम जो वास्तविक गैसेस है, जो रियल गैसेस है, उनके लिए जूल थॉमसन इफ़ेक्ट या कोफिशिएंट डिड्यूस करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि 1 मोल गैस के लिए आदर्श गैस की जो अवस्था समीकरण है, इक्वेशन ऑफ स्टेट, PV इज इक्वल टू RT बिकॉज N इज इक्वल टू 1। स्थिर दाब पर यदि हम ताप के सापेक्ष आंशिक अवकलन करें तो P इंटू डेल्टा V बाई डेल्टा T एट कॉन्स्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू R। सो यू कैन से डेल्टा V बाई डेल्टा T एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, जो कि जूल थॉमसन कोफिशिएंट के अंदर एक टर्म है, वो हमें ज्ञात करनी है, दैट इज इक्वल टू R बाई P। सो R बाई P is equal to V by T from equation 1 because PV is equal to RT. So if we use equation 2 and 3, delta V by delta T at constant pressure can be written as V by T. Now Joule-Thomson coefficient, which is written as mu H because enthalpy is constant for Joule-Thomson effect, or mu Zt, Zt means Joule-Thomson, can be written as delta T by delta P at constant enthalpy is equal to 1 upon Cp, T into delta V by delta T at constant pressure minus V, as we have deduced in the last lecture. So mu H can be written as 1 upon Cp. If we substitute from equation 4, T into V by T minus V, that is to say Joule-Thomson coefficient is equal to 0. This shows that real gases does not show Joule-Thomson effect. Now we switch over to real gases, जो वास्तविक गैस है। और आपको पता है वास्तविक गैसों की अवस्था समीकरण वैन डर वाल्स समीकरण द्वारा दी जाती है, विच इज P plus A by V square into V minus B is equal to RT. So P plus A by V square can be written as RT upon V minus B. स्थिर दाब पर उसी तरह से जैसा हमने अभी थोड़ी देर पहले किया, स्थिर दाब पर यदि ताप के सापेक्ष आंशिक अवकलन किया जाए तो पहली टर्म 0 हो जाएगी, दूसरी में 1 अपॉन वी स्क्वायर का -2 बाई वी क्यूब हो जाएगा, और डेल्टा वी बाई डेल्टा टी एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू आर अपॉन वी माइनस बी, क्योंकि टी का डिफरेंशियल 1 हो जाएगा, और जब हम टी को कांस्टेंट रखते हुए वी माइनस बी 1 अपॉन वी माइनस बी का डिफरेंशियल करेंगे तो -1 अपॉन वी माइनस बी होल स्क्वायर आ जाएगा, और डेल्टा वी बाई डेल्टा टी एट कांस्टेंट प्रेशर आ जाएगा। सो डेल्टा वी बाई डेल्टा टी कांस्टेंट प्रेशर वाली टर्म एक तरफ ले ली जाए तो वी हैव डेल्टा वी बाई डेल्टा टी एट कांस्टेंट प्रेशर इज इनटू आर टी अपॉन वी माइनस बी होल स्क्वायर, क्योंकि इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, -2a बाई वी क्यूब इज इक्वल टू आर अपॉन वी माइनस बी. So we can take RT upon V minus B whole square common. So we have 1 minus 2A into V minus B square upon V cube into RT, और साथ में डेल्टा V by डेल्टा T at constant pressure as such. राइट हैंड साइड में R अपॉन V माइनस बी, तो R अपॉन V माइनस बी इधर कट जाएगा तो होल स्क्वायर में से एक टर्म रह जाएगी. सो T इंटू आर बी वी माइनस बी को उधर ले जाएं तो T इंटू 1 माइनस 2A V माइनस बी होल स्क्वायर अपॉन V क्यूब इंटू आर टी, डेल्टा V बाई डेल्टा T एट कॉन्स्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू V माइनस बी, और यू कैन से T इंटू डेल्टा V बाई डेल्टा T एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, तो जो ब्रैकेट वाली टर्म है वो V माइनस बी के नीचे आ जाएगी. सो वी हैव V माइनस बी इंटू आर टी, नीचे आर टी एलसीएम ले लिया गया है, आर टी माइनस 2A into V minus B whole square upon V cube. Now since you know B is the volume correction and V is greater than that volume correction, as you already know, so V की तुलना में B को छोड़ा जा सकता है नीचे. तो डेल्टा V by डेल्टा T at constant pressure is approximated to V minus B into RT upon RT minus 2A V square upon V cube. So you are left with V minus B into RT upon RT minus 2A by V. So वापस RT अगर हम कॉमन ले लें नीचे तो RT ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, एंड यू हैव V minus B into 1 minus 2A by VRT. अगर हम इस
उस टर्म को ऊपर ले जाए तो टू दी पावर -1 जो इस एक्सप्रेशन में छूट गया है, काइंडली करेक्ट इट। तो द्विपद प्रसार करके अगर हम हायर पावर्स को छोड़ दें तो हमारे पास T इंटू डेल्टा वी बाई डेल्टा टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू V माइनस बी, और -1 की पावर अंदर आ जाएगी तो ये 1 + 2a बाई वी आर टी हो जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई करके खोले तो V माइनस बी प्लस 2a वी कट जाएगा 2a बाई आर टी, और एक टर्म आ जाएगी -2ab अपॉन वी आर। और जैसा कि आप जानते हैं प्रेशर के अंदर जो करेक्शन है a बाई वी स्क्वायर, वो इसमें a भी एक स्मॉल क्वांटिटी है, b भी एक स्मॉल क्वांटिटी है, तो a इंटू बी एक और स्मॉल क्वांटिटी हो जाएगी, तो उसको 2a बाई आर टी की तुलना में छोड़ा जा सकता है। देन वी आर लेफ्ट विथ t इंटू डेल्टा वी बाई डेल्टा टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर कैन बी अप्रोक्सीमेटेड टू v माइनस बी प्लस 2a बाई आर टी एज आवर इक्वेशन नंबर 2. Now, Joule-Thomson coefficient mu h is equal to delta T by delta P at constant enthalpy is 1 upon Cp into T into delta V by delta T at constant pressure minus V. तो T into delta V by delta T at constant pressure समीकरण 2 से सीधे रख दें तो V minus B plus 2A by RT minus V, so V goes away, and then you have mu h is equal to 1 upon Cp 2A by RT minus B. So that is the Joule-Thomson coefficient for real gases. Now three cases arises, जैसा कि राइट हैंड साइड से ऑब्वियस है, क्या 2a by RT b से बड़ा है, क्या 2a by RT b के बराबर है, और क्या 2a by RT b से छोटा है. So let us discuss these special cases. First one, if 2a by RT is greater than b, so 2a by RB is greater than t. तो इसका मतलब ये हुआ कि राइट हैंड साइड पॉजिटिव होगी, राइट हैंड साइड पॉजिटिव होगी तो लेफ्ट हैंड साइड विल बी ग्रेटर देन 0, वो भी पॉजिटिव होगी. इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम दाब में वृद्धि करेंगे तो ताप में भी वृद्धि हो जाएगी, बिकॉज म्यू एच इज डेल्टा टी बाई डेल्टा पी. और दाब में कमी करेंगे तो ताप में भी कमी हो जाएगी. तो हम दाब में कमी कर रहे हैं, तो दाब में कमी करेंगे तो ताप में भी कमी हो जाएगी, अर्थात कूलिंग इफेक्ट विल बी ऑब्जर्व्ड इन दिस केस. नाउ सेकेंड, if 2a by RT is less than b, तो ऑब्वियसली राइट हैंड साइड नेगेटिव हो जाएगी तो लेफ्ट हैंड साइड भी नेगेटिव हो जाएगी, जिसका मतलब ये हुआ कि डेल्टा टी बाई डेल्टा पी एट कॉन्स्टेंट एंथैल्पी इज नेगेटिव. इसका मतलब अगर हम p कम करेंगे तो t बढ़ जाएगा, और p बढ़ाएंगे तो t घट जाएगा, उल्टा हो जाएगा. इसका मतलब ये हुआ कि दाबांतर में कमी होगी तो ताप में वृद्धि हो जाएगी. इट मीन्स in this case heating effect will be observed for the real gases. Now come to the third case, when 2a by RT is equal to b, then obviously right hand side is 0, means mu h is equal to 0. इसका मतलब ये हुआ कि Joule-Thomson effect will not be observed. अब 2a by RT is equal to b वो टेम्परेचर है जिसके बाद या जिसके पहले इन्वर्जन होता है, तो इसलिए इसको इन्वर्जन टेम्परेचर या व्युत्क्रमण ताप कहते हैं, और इसको TII फॉर इन्वर्जन लिखते हैं. तो 2a by RB इज नथिंग बट TI. तो अगर हम 2a by R की जगह TI रख दें तो हमारी समीकरण आ जाएगी म्यू एच इज इक्वल टू 1 अपॉन CP TI अपॉन T माइनस 1. अब हम अलग अलग गैसेस की बात करें तो हाइड्रोजन व हीलियम को अगर हम छोड़ दिया जाए तो अधिकांश गैसों के TI का मान सामान्य ताप से अधिक होता है. अतः ये सभी गैसें शीतलन प्रभाव दिखाती है, जबकि हाइड्रोजन व हीलियम का TI सामान्य ताप से बहुत कम होने के कारण ये नॉर्मली तापन प्रभाव को दिखाती है. तो अगर हम TI का दाब के साथ आलेख खींचें तो वी गेट ए inversion curve which is a parabola in this case, और पैराबोला के अंदर का जो एरिया है वो शीतलन को दिखाता है, जबकि पैराबोला के बाहर का एरिया क्या दिखाता है, तापन को दिखाता है. हम नेक्स्ट आर्टिकल की बात करेंगे. ये आर्टिकल भी इम्पोर्टेंट है, जो जूल-थॉम्सन इफेक्ट है उसके स्पेशल केसेस है. तो पिछली बार के पेपर को आप ज़रा ध्यान से देखें, गौर से देखिए कि क्या सवाल पूछे गए हैं, वरना जूल-थॉम्सन इफेक्ट. और दूसरा जो इसकी हम चर्चा राइट नाउ करने जा रहे हैं वो है एडियाबैटिक डीमैग्नेटाइजेशन ऑफ पैरामैग्नेटिक सॉल्ट, अर्थात अनुचुंबकीय लवणों के रुद्धोष्म विचुंबकन द्वारा शीतलन. जूल-थॉम्सन प्रसार द्वारा
जैसा हमने ऊपर डिस्कस किया 0.82 केल्विन ताप प्राप्त किया जा सकता है। और 1926 में डिबाई, जिसकी चर्चा आप थर्ड ईयर में और करेंगे, तथा गाउक ने इंडिपेंडेंटली, दोनों ने अलग अलग ये बताया कि अनुचुंबकीय लवणों के रुद्धोष्म विचुंबकन से 0.82 केल्विन से भी कम ताप प्राप्त किया जाता है। अब अगर आपने पढ़ा है तो जो पदार्थों को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, उसमें से एक कैटेगरी है अनुचुंबकीय। अनुचुंबकीय का मतलब ये कि अगर हम उनको मैग्नेटिक फील्ड में रखें तो मैग्नेटिक फील्ड की ओर अट्रैक्ट होते हैं, लेकिन बहुत स्ट्रांग फोर्स से नहीं, लेकिन अट्रैक्ट अवश्य होते हैं। तो वो अनुचुंबकीय सॉल्ट की हम चर्चा करेंगे। चुंबकीय ऊष्मीय प्रभाव क्या होता है ना, व्हाट इज मैग्नेटिक कैलोरिक इफेक्ट। जब किसी अनुचुंबकीय पदार्थ को अत्यंत न्यून ताप पर बाह्य चुंबकीय क्षेत्र द्वारा चुंबकित किया जाता है तो पदार्थ के परमाणु या अणु चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकन क्षेत्र के समांतर हो जाते हैं। इसके लिए बाह्य चुंबकीय क्षेत्र द्वारा किया गया कार्य पदार्थ की आंतरिक ऊर्जा में संचित हो जाता है, तो जाहिर है कि पदार्थ की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि हो जाती है और इस प्रकार पदार्थ का ताप बढ़ जाता है। तो चुंबकन से पदार्थ का ताप बढ़ जाएगा। इस स्थिति में यदि पदार्थ का रुद्धोष्म विचुंबकन यानी अचानक किया जाए, तो यानी मैग्नेटिक फील्ड को हटा दिया जाए, तो पदार्थ का ताप कम हो जाता है। इस प्रभाव को चुंबकीय ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। 1944 में डी हॉस ने एल्यूमिनियम और पोटेशियम के सल्फेट के मिश्रण को चुंबकित करके द्रव हीलियम के ताप 1 डिग्री केल्विन तक ठंडा किया तथा यकायक से मिश्रण का रुद्धोष्म विचुंबकन कर 0.002 केल्विन तक न्यून ताप प्राप्त किया। इस विधि का उपयोग कर परम शून्य ताप के निकट भी पहुंचा जा सकता है। और अगर हम लेटेस्ट स्थिति की बात करें तो परमाणुओं के नाभिकों को यदि हम शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्रों द्वारा चुंबकित करें और फिर अचानक चुंबकीय क्षेत्र को हटा दें, यानी उसका रुद्धोष्म विचुंबकन करें, तो 10⁻⁻6 डिग्री केल्विन तक ताप भी प्राप्त किया जा चुका है। तो किस तरह से रुद्धोष्म विचुंबकन होगा, क्या उसकी प्रोसीजर होगी, क्या उसकी थर्मोडायनामिक्स होगी, दैट वी विल डिस्कस इन द फोर्थकमिंग लेक्चर।